अच्छा, ये आप लोगों का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्या पढ़ा था बताओ मुझे, पिछले लेक्चर के क्या कंटेंट्स थे? मैम तीन प्रिंसिपल से ओवरलोड, प्रिंसिपल्स स्पेसिफिसिटी, ओवरलोड का रिवर्सिबल प्रिंसिपल, VO2 की पढ़ा था मैम हम लोगों ने कि उसकी कंसंट्रेशन होती है स्पेसिफिसिटी एंड रिवर्सिबिलिटी। हाँ, 3 तो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़ लिए थे। बिल्कुल, हमारा टॉपिक क्या है, चैप्टर क्या है ये जो हम पढ़ रहे हैं? मैम ये चैप्टर हमारा है कि इफेक्ट्स क्या है, मतलब ट्रेनिंग के VO2 मैक्सिमम पे, या मतलब इस तरह से। यस, कौन सी ट्रेनिंग? एंड्योरेंस ट्रेनिंग में। एंड्योरेंस ट्रेनिंग हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग की वजह से आपके VO2 मैक्सिमम पे क्या डिफरेंस आता है और फिर VO2 फर्दर आपके परफॉर्मेंस को कैसे डिफरेंट करता है। इसलिए इससे पिछले लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उसको। हमने पढ़ा था VO2 मैक्सिमम 2 मेन चीजों पर डिपेंड करता है, एक कार्डियक आउटपुट, दूसरी कौन सी? स्ट्रोक वॉल्यूम। वो तो कार्डियक आउटपुट के अंदर ही आ जाएगा ना, स्ट्रोक वॉल्यूम। आर्टेरियोवेनस VO2 मैक्सिमम, AVO2 डिफरेंस। आर्टेरियोवेनस की वो आर्टेरियोवेनस क्या कहते हैं उसको? आर्टेरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस, O2 डिफरेंस, डिफरेंस मैम, उन दोनों का डिफरेंस। ऑक्सीजन डिफरेंस। हाँ, उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, उन्हीं दोनों का डिफरेंस हम लोग ठीक है। AVO2 डिफरेंस है। इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रोक वॉल्यूम देख लिया कि कार्डियक आउटपुट क्या है। कार्डियक आउटपुट फर्दर स्ट्रोक वॉल्यूम पर डिपेंड करती है और हार्ट रेट पर डिपेंड करती है। अब आज हमने देखना है कि ये AVO2 डिफरेंस क्या है, इसकी वजह से VO2 मैक्सिमम पे क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, अब AVO2 difference, as the name indicates, basically this is the difference of oxygen molecules between arterial blood and the venous blood. For example, इस डायग्राम में देखो, ये एक आर्टीरियोल है, आर्टरी होती है, उसका आर्टीरियोल बनता है, उसके बाद कैपिलरी है और कैपिलरी के बाद क्या है, वेन्यूल है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि दोनों में ब्लड है, राइट, आर्टीरियोल के अंदर भी ब्लड है और वेन्यूल में भी ब्लड है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स किस में ज्यादा होंगे? आर्टीरियोल के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे या वेन्यूल के अंदर ज्यादा होंगे? आर्टेरियोल वाले ब्लड में। आर्टीरियोल में ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होते हैं? अगर आर्टरी ऑक्सीजन लेकर आती है तो जितने इसके अंदर थे उतने वेन्यूल में क्यों नहीं होते, इसमें थोड़े क्यों हो जाते हैं? मैम वो कैपिलरी बेड में डिफ्यूजन हो जाती है ना ब्लड की। ठीक है, कैपिलरी बेड में डिफ्यूजन होने के बाद वो कहाँ जाती है ऑक्सीजन? टिश्यूज में जाती है मैम टिश्यूज में। बिल्कुल टिश्यूज में जाती है, आपके टिश्यूज उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देती हूँ मैं। ये देखिए, लेट्स से आर्टेरियोल के अंदर हम रेस्टिंग स्टेट में बात करें, अभी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम सिंपल एक रेस्टिंग स्टेट में एक टिश्यू की बात कर रहे हैं कि आर्टेरियोल के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन कंटेंट था 15 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और वेन्यूल के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट जब हमने चेक किया तो इसके अंदर था 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। क्या कितना डिफरेंस हुआ दोनों में? 5 का 5 का डिफरेंस, 5 मिलीलीटर का। वो 5 मिलीलीटर कहाँ गए? डिफ्यूज हुए कैपिलरीज के अंदर। मैम डिफ्यूज हो गए, वो आपके टिश्यूज ने यूज कर लिए होंगे जी। क्या उन वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन को हम VO2 कह सकते हैं? VO2 मैक्सिमम। बिल्कुल मैम। VO2 मैक्सिमम क्या चीज है ये बताओ पहले। मैम जो यूटिलाइज होती है ना ऑक्सीजन हमारी, अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन कंजप्शन, मैक्सिमम अमाउंट कंज्यूम्ड। बिल्कुल, वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द टिश्यूज। यस, टिश्यूज बॉडी या कोई भी। ठीक है, अब एग्जांपल हमने दी थी रेस्टिंग स्टेट की। अब हम एग्जांपल देते हैं दोबारा एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, 15 मिलीलीटर आया आर्टेरियोल के लिए, आगे जब वेन्यूल का हमने चेक किया, अब इसके अंदर था 2 मिलीलीटर, आर्टेरियोल में 15 और वेन्यूल में 2। कितना डिफरेंस है दोनों में? 13 का। वो 13 क्या चीज है? VO2 मैक्सिमम। VO2 मैक्सिमम। बिल्कुल, वो वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन हैं जो कि आपके टिश्यू ने यूज कर लिए। अब मुझे बताएं, ज्यादा वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन रेस्टिंग स्टेट पे यूज हुए थे या फिर एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज फेज में। एक्सरसाइज में।
अब अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि मुझे ये बताएं VO2 मैक्सिमम किस में ज्यादा था, रेस्टिंग स्टेट पे या ड्यूरिंग एक्सरसाइज? ड्यूरिंग एक्सरसाइज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है ना, वो ज्यादा। और जो AVO2 डिफरेंस है, अगर मैं ये पूछूं कि ये रेस्टिंग स्टेट पे ज्यादा था AVO2 डिफरेंस या एक्सरसाइज में ज्यादा था? एक्सरसाइज में आपका AVO2 डिफरेंस भी एक्सरसाइज में ज्यादा था और जो आपका VO2 मैक्सिमम है वो भी एक्सरसाइज में ही ज्यादा था, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा AVO2 डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा आपका VO2 मैक्सिमम। यही पढ़ रहे हैं ना हम टॉपिक कि आर्टेरियोवेनस डिफरेंस आपके VO2 मैक्सिमम को कैसे चेंज करता है या कैसे ऑल्टर करता है। उसका आंसर ये है कि जितना ज्यादा आर्टेरियोवेनस डिफरेंस होगा ऑक्सीजन का उतना ही ज्यादा आपका VO2 मैक्सिमम होगा, और जितना ज्यादा VO2 मैक्सिमम होगा, अब मुझे बताएं क्या एक्सरसाइज परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी या उतनी खराब हो जाएगी अगर VO2 मैक्सिमम ज्यादा होगा? अच्छी होगी। ये ज्यादा वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं। अब ये जो VO2 डिफरेंस है ये क्यों ज्यादा होता है? एक्सरसाइज में वेसोडाइलेशन होती है, हमें पता है, ज्यादा ब्लड फ्लो आता है। दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एंड्योरेंस ट्रेनिंग की वजह से जो कि चेंजेस आती हैं। वो ये पहला चेंज है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग की वजह से बॉडी के अंदर या मसल्स के अंदर कैपिलरी की डेंसिटी बढ़ जाती है। कैपिलरी डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ कैपिलरीज बढ़नी। मतलब कि अगर एक मसल के अंदर पहले 5 कैपिलरीज थी तो उस मसल की कॉन्टिन्यूअस एंड्योरेंस ट्रेनिंग के कुछ अरसे के बाद अब नंबर ऑफ कैपिलरीज 10 हो गई, नंबर ऑफ कैपिलरीज बढ़ गई ना। और इस दूसरा चेंज, ये पहला चेंज है जो कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग के साथ आता है। दूसरा चेंज आता है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाते हैं मसल्स के अंदर या सेल के अंदर। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाता है। अब इसका आंसर मुझे आप लोग दें, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सेल का एनर्जी प्रोडक्शन। पावर हाउस है, बिल्कुल। ATP प्रोड्यूस करता है। बेटा मैं कैपिलरी का बताती हूँ, रिदा आप क्वेश्चन कर रहे हो कैपिलरी कैसे बढ़ जाती है। ये एक इफेक्ट है एंजियोजेनेसिस के थ्रू। एंजियोजेनेसिस होता है न्यू ब्लड फॉर्म, न्यू वेसल फॉर्मेशन। तो ये एक इफेक्ट है जो मसल्स एंड्योरेंस ट्रेनिंग में एंगेज रहते हैं उन लोगों के अंदर नंबर ऑफ कैपिलरीज बढ़ जाते हैं। अब अगर एक मसल के अंदर 5 कैपिलरीज थी और दूसरे मसल के अंदर 10 कैपिलरीज थी, मुझे बताएं ब्लड फ्लो किसका ज्यादा अच्छा होगा? 5 वाले का ज्यादा अच्छा है या 10 कैपिलरीज वाले का ज्यादा अच्छा ब्लड फ्लो होगा? 10 कैपिलरीज वाले में 10 कैपिलरी वाले का, ठीक है। तो जिसके अंदर कैपिलरी ज्यादा है क्या उसका ऑक्सीजन गैसियस एक्सचेंज ज्यादा अच्छी है या जिसके अंदर नंबर ऑफ कैपिलरीज कम है उसकी गैसियस एक्सचेंज ज्यादा अच्छी है? मैम ज्यादा वाले का। ज्यादा है। ज्यादा वाले का, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि VO2 मैक्सिमम किसका ज्यादा होगा? जिसकी कैपिलरी डेंसिटी ज्यादा है या जिसमें कैपिलरी डेंसिटी कम है? कैपिलरी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक हो गया। इसको मैं दोबारा से समराइज करती हूँ। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है आर्टेरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस आपके VO2 मैक्सिमम को ऑल्टर करता है। कैसे ऑल्टर करता है? जब आप लोग एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवाते हैं मसल्स की तो उन मसल्स के अंदर कैपिलरी डेंसिटी भी बढ़ जाती है और उन मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी बढ़ जाता है। दोनों चीजों की वजह से AVO2 डिफरेंस बढ़ता है और AVO2 डिफरेंस बढ़ने की वजह से बॉडी का VO2 मैक्सिमम बढ़ जाता है। और जितना ज्यादा VO2 मैक्सिमम उतनी ज्यादा अच्छी आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। अब ये जो फैक्टर्स हैं आपके साथ स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, इसको थोड़ा सा कंबाइन करके दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा है VO2 मैक्सिमम, राइट? VO2 मैक्सिमम दो चीजों पे डिपेंड करता है, कार्डियक आउटपुट पे और AVO2 डिफरेंस पे। कार्डियक आउटपुट जितना ज्यादा होगा VO2 मैक्सिमम को क्या होगा? ज्यादा होगा। ये भी ज्यादा हो जाएगा। AVO2 डिफरेंस जितना ज्यादा होगा VO2 मैक्सिमम को क्या होगा? ज्यादा हो ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल। कार्डियक आउटपुट फर्दर आगे डिपेंड करता है स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड करता है दो मेन चीजों के ऊपर, प्री लोड पे और आफ्टर लोड पे। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमने पढ़ा है, 2 लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं पीछे, वो इनमें से कौन सा होगा? प्री लोड होगा या आफ्टर लोड होगा? प्री लोड प्री लोड होगा।
वो ये कहते हैं कि प्रीलोड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। प्रीलोड क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि मैम जब बॉडी मसल्स वर्क करते हैं तो उसका जो है ना होता है वेनस रिटर्न बढ़ जाता है, इसकी वजह से मतलब प्रीलोड बढ़ जाता है। फीलिंग ऑफ द ब्लड ज्यादा होना। फिलिंग ऑफ ब्लड, फिलिंग क्यों ज्यादा होती है? ब्लड कहाँ से आ रहा होता है? मसल्स में से आ रहा होता है ना, उसको कहते हैं जी वेनस मैम, रिटर्न। रिटर्न बढ़ जाती है। हाँ, जितने ज्यादा मसल्स की ट्रेनिंग आप करवाते हैं वो मसल ज्यादा पावरफुली एक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा ब्लड आपके हार्ट में वापस आता है जो कि वीनस रिटर्न होता है। और जितना ज्यादा ब्लड आपके हार्ट में कलेक्ट होता है उतना ही ज्यादा आगे इजेक्ट होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रीलोड उतना ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम। दूसरा फैक्टर है यहाँ पे हमारे पास आफ्टर लोड। ये क्या चीज है? मैम ये वो होती है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। यस, जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी क्या ब्लड इजेक्शन उतनी अच्छी होगी? नो, ऑपोजिट हो गया ना रिलेशन। जी कि मैम, जितना ज्यादा आफ्टर Yes. लोड होगा स्ट्रोक वॉल्यूम उतना कम होगा, या फिर जितना कम आफ्टर लोड होगा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा। ये फैक्टर था। दूसरी तरफ AVO2 डिफरेंस था जो कि आपके कैपिलरी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर पे डिपेंड करता है, मसल की वेसोडाइलेशन पे डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर्स ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका AVO2 डिफरेंस ज्यादा होगा। अब चाहे आपके मसल के अंदर AVO2 डिफरेंस ज्यादा हो या फिर कार्डियक आउटपुट आपके हार्ट की ज्यादा हो, दोनों की वजह से फर्क क्या पड़ेगा? क्या चीज ज्यादा हो जाएगी? आपकी VO2 मैक्सिमम बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा VO2 मैक्सिमम होगा, मुझे बताएं एक्सरसाइज परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? उतनी अच्छी होगी मैम। एक्सरसाइज परफॉर्मेंस उतनी उतनी ज्यादा एनहांस हो जाएगी मैम। यस, उतनी ही एनहांस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर नहीं कुछ समझ आया तो मुझे बताओ, मैं रिपीट करती हूँ, फिर वरना नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। चलो आगे चले, अगला टॉपिक स्टार्ट करें। जरूर मैम। यस मैम। स्टार्ट करते हैं। आगे हमने पढ़ना है डी ट्रेनिंग की वजह से। हमने इससे पहले पढ़ा ट्रेनिंग करें तो इतना कुछ हो जाता है और VO2 मैक्सिमम बढ़ जाता है। तो क्या डी ट्रेनिंग की वजह से VO2 मैक्सिमम में कोई फर्क पड़ता होगा? पहले मुझे ये बताया व्हाट इज डी ट्रेनिंग। ओए किसकी ट्रक चल रहे पीछे? ट्रेनिंग मतलब कि अगर डिक्रीज कर दें, अगर हम डेली अगर आप एक्टिविटीज ट्रेनिंग, बिल्कुल, अगर आप ट्रेनिंग कम कर दें तो उसको कहते हैं डी ट्रेनिंग, या ट्रेनिंग को स्टॉप कर दें तो वो डी ट्रेनिंग है। जनरल सा आइडिया लगाएं, क्या डी ट्रेनिंग की वजह से VO2 मैक्सिमम पे कोई फर्क पड़ता होगा? मैम कम हो Decrease हो जाती होगी जाएगी। मैक्सिमम। यस, अगर सिंपलेस्ट आंसर है कि अगर ट्रेनिंग की वजह से VO2 मैक्सिमम बढ़ता है तो डी ट्रेनिंग की वजह से VO2 मैक्सिमम कम भी तो होता होगा ना। तो वो डी ट्रेनिंग की वजह से ऐसा क्या हो जाता है बॉडी में कि VO2 मैक्सिमम कम हो जाता है? उसका रीजन सबसे पहले हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है। आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है, वो क्यों कम होता है? क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम कम होता है, वीनस रिटर्न कम हो जाता है, ये चीजें कम होती हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली VO2 मैक्सिमम भी कम हो जाएगा। दूसरी चीज, आपका AVO2 डिफरेंस कम हो जाता है। ये AVO2 डिफरेंस क्यों कम होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी डिक्रीज हो जाएगा। जितना ज्यादा कम माइटोकॉन्ड्रिया होता जाएगा, आपके मसल की जो ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। मतलब कि ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो भी कम हो जाएगा। और एक और चीज होगी, लास्ट में पॉइंट लिखा है डिक्रीज टाइप 2A फाइबर्स एंड इंक्रीज्ड टाइप 2B फाइबर्स। कितने मसल फाइबर्स होते हैं पहले मुझे ये बताएं हमारे पास? हम दो टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। फिर टाइप 2 की भी टाइप A और 2A और टाइप 2B। बिल्कुल होती है। मुझे बताएं फास्ट ट्विच कौन सा होता है, टाइप 1 या टाइप 2? मैम टाइप 1। टाइप 1 फास्ट ट्विच होता है और टाइप 2 स्लो ट्विच होता है। मैम आई थिंक टाइप 1 स्लो ट्विच था। मैम टाइप 2 फास्ट होता है। यस, और टाइप 1 कौन सा होता है? स्लो ट्विच होता है। ठीक है, अब ये जो टाइप 2 के अंदर भी दो टाइप्स है हमारे पास, 2A है और 2B है। इनमें से इंटरमीडिएट कौन सा है? इंटरमीडिएट मैम ये टाइप A था, टाइप 2A। टाइप 2A इंटरमीडिएट है और 2 रिपीट कर दें। दोबारा बोलो रिदा, क्या आप कह रहे हो? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें, समझ नहीं आई। क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि ये जो टाइप 2A है और टाइप 2B फाइबर्स हैं, इन दोनों में से इंटरमीडिएट फाइबर्स कौन से हैं और फास्ट ट्विच कौन से हैं?
टाइप 2A। टाइप 2A कौन सा है? 2A 2A क्या है? इंटरमीडिएट है या फास्ट ट्विच है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है। फास्ट ट्विच कौन सा है? 2B, राइट? तो अगर आपको याद हो बायोमैकेनिक्स में पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि टाइप फाइबर्स में कन्वर्जन हो जाती है। एंड्योरेंस ट्रेनिंग में, मैं रिपीट करती हूँ, इस पॉइंट को ध्यान में रखें कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग की वजह से आपके जो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं वो स्लो ट्विच में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपलेस्ट बात है, दोबारा बताती हूँ। ड्यू टू द एंड्योरेंस ट्रेनिंग, type 2 fibers or the type 2B fibers, which are the fast twitch fibers, they convert into 2A or type 1 fiber. मतलब कि type 2 fibers type 1 में convert होते हैं, और अगर 2A और B का डिफरेंस चेक करें तो जो B वाले हैं जो कि fast twitch होते हैं वो convert हो जाते हैं intermediate में जो कि 2A fibers है। ये बात की है हमने ट्रेनिंग की। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डी ट्रेनिंग की, राइट? डी ट्रेनिंग की वजह से क्या होगा, जो फाइबर कन्वर्जन आपकी फास्ट से स्लो ट्विच में हुई थी उसको क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब कि अगर आपका कोई फास्ट ट्विच फाइबर इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ था, डी ट्रेनिंग की वजह से वो दोबारा फास्ट ट्विच में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा बताती हूँ इजी फॉर्म में। फाइबर कन्वर्जन होती है ड्यू टू द एंड्योरेंस ट्रेनिंग। आपके फास्ट ट्विच फाइबर स्लो ट्विच में कन्वर्ट हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग। लेकिन व्हेनेवर यू स्टार्ट डी ट्रेनिंग, जब आप अपनी एक्सरसाइज ट्रेनिंग स्टॉप करते हैं, तो जो फाइबर की कन्वर्जन हुई भी होती है जो कि आपके लिए फायदेमंद थी, वो फाइबर की कन्वर्जन वापस रिवर्स हो जाती है। मतलब कि अगर फाइबर के टाइप 2 फाइबर्स 1 में कन्वर्ट होते हैं तो वो डी ट्रेनिंग की वजह से वापस 2 में चले जाते हैं। अगर 2B वाले 2A में कन्वर्ट हुए थे ट्रेनिंग की वजह से, तो वो डी ट्रेनिंग की वजह से क्या होगा, वापस 2B में चले जाएंगे। पॉइंट क्लियर? यस ये मैम। नहीं क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैम क्लियर है। अब ये जो डी ट्रेनिंग की वजह से VO2 मैक्सिमम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि VO2 मैक्सिमम डिक्रीज होता है ड्यू टू द डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज ड्यू टू द डिक्रीज इन AVO2 मैक्सिमम। अब कब SV की वजह से VO2 मैक्सिमम डिक्रीज होता है और कब आपके AVO2 की वजह से VO2 मैक्सिमम डिक्रीज होता है, उसके लिए ये ग्राफ देख लेते हैं छोटा सा। एक मिनट, क्वेश्चन देख लेते हैं। यस रिदा, यही बात कर रही हूँ कि ये जो फास्ट ट्विच इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहे थे ये ड्यू टू दी एंड्योरेंस ट्रेनिंग हो रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने ट्रेनिंग स्टॉप की, वो इंटरमीडिएट, आप ऐसे कहो ना, स्टेप बाय स्टेप काम है। पहले टाइप 1 आती है पहली स्टेज, दूसरी स्टेज आती है टाइप 2A की, और तीसरी स्टेज आती है 2B की। जब डी ट्रेनिंग की तो वो जो A में आए थे वो B में चले जाएंगे, जो 1 में आए थे वो वापस A में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे कन्वर्जन की बात कर रहे थे। ग्राफ की तरफ आते हैं। डी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि डी ट्रेनिंग से VO2 मैक्सिमम पे जो फर्क पड़ता है, मुझे बताएंगे इसके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं आपको? VO2 मैक्सिमम, हार्ट रेट मैक्सिमम, स्ट्रोक वॉल्यूम मैक्सिमम, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये AVO2 हो गया। व्हाट इज Q? मैक्सिमम। व्हाट इज Q? मैम ये प्रीलोड, क्या होगा? प्रीलोड। नहीं, उससे रिलेटेड है, उसके करीब करीब है। अंदाजा लगाओ आप लोग Q क्या होता है। मैं क्वेश्चन का आंसर दे लूं। विनेश, आपका क्वेश्चन था कि ट्रेनिंग का इफेक्ट कैसे होता है फाइबर्स पे। बेटा यही ट्रेनिंग का इफेक्ट है कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग अगर आप कराते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी होता है और उसका एंड्योरेंस का भी होता है। एंड्योरेंस ट्रेनिंग की वजह से फास्ट ट्विच फाइबर्स स्लो ट्विच में कन्वर्ट हो जाते हैं, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से स्लो ट्विच फाइबर्स फास्ट ट्विच में कन्वर्ट होते हैं। ये अडैप्टेशंस हैं जो कि आपके स्केलेटल मसल सिस्टम में आती हैं। ठीक है, पता लगा क्यों क्या होता है? ये नहीं पता लगा? नहीं, इसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ये था अभी पहले किसी लेक्चर। ठीक है, कार्डियक आउटपुट है। तो VO2 मैक्सिमम है हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट और आपका AVO2 डिफरेंस, राइट? अब यहाँ पे परसेंट चेंज आ रहा है इस तरफ, और इस यहाँ पे क्या आ रहा है, डेज ऑफ डी ट्रेनिंग आ रहा है। अगर कोई चीज माइनस में जा रही है इसका मतलब वो डिक्रीज हो रही है, और अगर कोई चीज ऊपर की तरफ प्लस में मूव करती जा रही है तो इसका मतलब वो इंक्रीज हो रही है। मुझे बताएं क्या क्या चीजें डिक्रीज हो रही है? 3 डिक्रीज हो रही है ना यहाँ पे। कौन कौन सी चीजें जो डिक्रीज हो रही हैं? एक लाइट ब्लू है,
एक ब्राउन है और एक पर्पल कलर है। ये क्या क्या थे? मैम ब्लू एक वाला तो क्या VO2 था? मैक्सिमम है, VO2 मैक्सिमम और कार्डियक Q आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम मैक्सिमम जो था वो। हाँ, स्ट्रोक वॉल्यूम ब्लू वाला था, ब्राउन वाला क्या है? कार्डियक आउटपुट है, और पर्पल वाला क्या है? VO2 मैक्सिमम, राइट? VO2 मैक्सिमम। हमने ये कहा है कि ड्यू टू दी अर्ली डी ट्रेनिंग, मतलब कि 0 से लेकर 12 तक या 21 तक, 12 तक पहले बात कर लेते हैं, पहले 12 दिनों में क्या चीज डिक्रीज हो रही है, मुझे बताएं। मैम स्ट्रोक वॉल्यूम। मैम VO2 मैक्सिमम डिक्रीज स्ट्रोक हो रहा वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है और VO2 मैक्सिमम भी डिक्रीज हो रहा है, राइट? यस ठीक है, कार्डियक आउटपुट तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम है। होगा तो बिल्कुल। आपका कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो बाय द अर्ली डी ट्रेनिंग, वो ये कहते हैं कि जी जब आप डी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब कि जैसे ही आप ट्रेनिंग छोड़ते हैं, स्टार्ट में जो VO2 मैक्सिमम कम होता है उसका रीजन डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। ये ग्रीन वाला आपका वो है AVO2 है, लेकिन AVO2 नहीं डिक्रीज हुआ ना स्टार्ट में। डी ट्रेनिंग के स्टार्ट में AVO2 नहीं डिक्रीज हुआ, वो कांस्टेंट है, थोड़ा सा इंक्रीज करता है। उसके बाद 21 डेज के बाद या 1-1.5 हफ्ते के बाद क्या हो गया, अब आपका AVO2 डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है और आपका VO2 मैक्सिमम भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है वो काइंड ऑफ जाके यहाँ स्टेबल हो जाता है और फिर दोबारा इंक्रीज कर जाता है, राइट? तो यहाँ पे समझाने वाली बात क्या थी, वो ये थी कि बाय द स्टार्ट ऑफ डी ट्रेनिंग अगर आपका VO2 मैक्सिमम कम हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। बाय द एंड ऑफ डी ट्रेनिंग अगर आपका VO2 मैक्सिमम अभी भी डिक्रीज हो रहा है, तो अब उसकी डिक्रीज होने के पीछे जो रीजन है, दिस इज द AVO2 डिफरेंस। ये AVO2 डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो मैम ये ट्रेनिंग जब ट्रेनिंग हमने स्टार्ट में खत्म की है 12 डेज के दौरान, तो ये AVO2 मैक्सिमम इंक्रीज क्यों करेगा? देखो ये ना थोड़ा सा इसका अनस्टेबल सा बिहेवियर उन्होंने दिखाया है कि पहले स्टार्ट में तो उसको फर्क नहीं पड़ा, हालांकि इस डी ट्रेनिंग में भी AVO2 का काम होना चाहिए था। आप ऐसे कह लो कि इसका रिस्पांस थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, मतलब कि अगर आप एक हफ्ता का आप लेट से दरमियान में 2 हफ्ते का ब्रेक भी ले लेते हो, तो उसके अंदर आपके AVO2 डिफरेंस जो एक दफा एस्टैब्लिश हो चुका है या जो अडेप्ट हो चुका है वो इंक्रीज करता रहता है, वो कुछ टाइम के बाद जाके डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। मतलब कि एक जो आपने उसको धक्का लगाया था स्टार्ट में इंक्रीज होने का, वो इंक्रीज होता रहता है चाहे आप डी ट्रेनिंग करते हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अडेप्ट कर जाता है, लेकिन आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है इस वजह से। डी ट्रेनिंग में VO2 इंक्रीज कैसे हो सकता है? बेटा मैंने तो कहा ही नहीं VO2 इंक्रीज हो रहा है, कहाँ VO? ये पर्पल वाला रदा VO2 है आपका। तो डी ट्रेनिंग में आपका स्टार्ट में भी VO2 गिरा, उसके बाद थोड़ा सा स्टेबल हो गया और फिर दोबारा गिर गया। ये पर्पल कलर का जो है ये VO2 है। नहीं अच्छा, आपने मेरे ख्याल में AVO2 का पूछा है। हाँ, AVO2 डिफरेंस, वही उसामा वाला क्वेश्चन आपका भी, कि AVO2 डिफरेंस स्टार्टिंग पहले 12 दिनों में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो चल रहा है इससे। उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा इंक्रीज करता है, थोड़ा अनस्टेबल बिहेवियर है। इसका रीजन हमारे पास 100% क्लियर नहीं है। रीजन यही है कि इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो कुछ देर के बाद नजर आने शुरू होते हैं, मतलब कि डी ट्रेनिंग के बाद। लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर डी ट्रेनिंग स्टार्ट करते ही आपके पास उसके विजिबल इफेक्ट्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो हम पढ़ क्या रहे हैं कि VO2 मैक्सिमम डिक्रीज होता है और VO2 मैक्सिमम डी ट्रेनिंग में डिक्रीज होता है ड्यू टू द डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज ड्यू टू द डिक्रीज AVO2 डिफरेंस। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली AVO को समझ नहीं आई मुझे। रिदा क्वेश्चन क्या आपका? किस नहीं, स्ट्रोक वॉल्यूम का AVO2 डिफरेंस के साथ क्या ताल्लुक है मुझे ये बताओ। स्ट्रोक वॉल्यूम तो डायरेक्ट आपके VO2 मैक्सिमम को चेंज करता है ना, वो AVO2 को तो नहीं चेंज करता। AVO2 अलग फैक्टर है, स्ट्रोक वॉल्यूम अलग फैक्टर है। कहीं दूर जाके इनडायरेक्टली आपस में रिलेटेड जरूर होते होंगे, लेकिन वरना एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वो इंडिपेंडेंट डिक्रीज हो रहा है, ये AVO2 इंक्रीज हो रहा है वो इंडिपेंडेंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे चले क्या इसी को अभी डिस्कस करना है? मैम अभी आपने बताया था कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो आपका AVO2 भी इंक्रीज करेगा, तो इस तरह तो फिर इसका इफेक्ट आना चाहिए। यार हो सकता है मैंने गलत बोला हो, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा ना तो VO2 इंक्रीज करेगा। VO2 का मतलब है VO2 मैक्सिमम, ये बताया था। हो सकता है मैंने उसको AVO2 बोल दिया हो, लेकिन वो VO2 मैक्सिमम की बात कर रहे थे कि अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो VO2 मैक्सिमम बढ़ेगा।
अगर AVO2 अलग बढ़ेगा तो भी VO2 मैक्सिमम बढ़ेगा। ठीक है, ये दो अलग फैक्टर्स हैं। मैम एक और बात है, हम्म जिस तरह स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है मैम, तो ये हार्ट रेट क्यों इंक्रीज हो जा रहा है कंटिन्यूअसली? हाँ, मुझे पता था यहाँ फंसेगा, कोई ना कोई यहाँ जरूर फंसेगा। मैं इसलिए चाह रही थी हम जल्दी जल्दी निकल जाएं। अब मैंने इसको समझाया, तुम लोग और मिक्स हो जाओगे। इसके लिए थोड़ा सा रिवाइज करो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जब हमने पढ़ा था, उसमें हमने चेंजेस पढ़े थे कि हार्ट रेट में भी चेंजेस आते हैं और स्ट्रोक वॉल्यूम में भी चेंजेस आते हैं। ये जो हार्ट रेट है ना, इसका अलग मैकेनिज्म होता है, इसके तो वही चेंजिंग वाला जो आपने पहले मैकेनिज्म। बताया था, ये पॉइंट वही है कि हार्ट रेट का जो कंट्रोल सेंटर है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट तरीके से काम करता है, वो ट्रेनिंग और डी ट्रेनिंग के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता, इसलिए। सही। ठीक है, ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे हमने 3 चीजों पे फोकस करना है, आपके VO2 मैक्सिमम पे जो कि पर्पल कलर का है, आपके लाइट ब्लू कलर के स्ट्रोक वॉल्यूम पे जो कि स्टार्ट में डिक्रीज हो रहा है, और ये ग्रीन कलर का AVO2 डिफरेंस जो कि स्टार्ट में डिक्रीज नहीं होता लेकिन उसके बाद डिक्रीज होता है, और इन दोनों के डिक्रीज होने की वजह से VO2 मैक्सिमम भी डिक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट हमने अभी तक यहाँ किया। ठीक है, आगे हम चलते हैं इस पे कि अब एंड्योरेंस ट्रेनिंग की वजह से परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ता है। किस परफॉर्मेंस की बात कर रहे होंगे हम? कौन सी परफॉर्मेंस? डांस परफॉर्मेंस? मैम डेली एक्टिविटीज होती है। डेली एक्टिविटीज, उसके अलावा कोई और परफॉर्मेंस? मैम एथलीट्स की एक्टिविटीज होती हैं जो काम करते हैं, हम उसको एक्सरसाइज परफॉर्मेंस कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, जो एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, ठीक है। हाँ जी रिदा, डी ट्रेनिंग में हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा था। यस, उसकी वजह ये है कि हार्ट रेट इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ट्रेनिंग एंड डी ट्रेनिंग, इट हैज अदर कंट्रोल मैकेनिज्म्स, इस वजह से। अगली दफा ना मैं डायग्राम ऐसी चूज करूंगी कोई जिसके अंदर इस तरह की कोई गोल ना हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो। मैम ने इससे हमारा ना मतलब कि लेवल ऑफ नॉलेज इंक्रीज कर रहे हैं। समझ नहीं आई, दोबारा ऐसी बोलो। चीजें मैम, इससे हमारा नॉलेज इंक्रीज करता है, ऐसी चीजें डाला करें आप। जो चीजें बहुत सिंपल होती हैं हमें समझ नहीं आती। हाँ, मैं तो अगली दिमाग तो दफा बहुत है हमारे पास। बहुत दिमाग है, 2 नंबर दिमाग है ना तुम लोगों के पास, ऐसे कहो। सीधे वाले दिमाग नहीं है, जो सीधी चीज समझाई जा रही हो उसके लिए मुझे 15 दफा बोलना पड़ता है, इसलिए। अच्छा, हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग पढ़े। एंड्योरेंस ट्रेनिंग का एक्सरसाइज परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ता है? नेचुरली हमें ये पता है कि जाहिर सी बात है एंड्योरेंस ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी जो एक्सरसाइज है, जो कि एंड्योरेंस की ही एक्सरसाइज है, उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाएगी। वो परफॉर्मेंस क्यों बेहतर होगी? क्योंकि आपके स्केलेटल मसल में भी अडेप्टेशंस आती हैं। आपकी बुक ये कहती है कि ये स्केलेटल मसल के अडेप्टेशन से पहले कुछ और अडेप्टेशंस आती हैं। वो कौन सी हैं? कार्डियोवास्कुलर, हार्मोनल, न्यूरल, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने अभी तक नहीं पढ़ा है वो। पल्मोनरी अडेप्टेशंस आती हैं। ये सारी अडेप्टेशंस आपके स्केलेटल मसल के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उससे पहले आती हैं, लेकिन आती हैं अडेप्टेशंस, वो पहले आती हैं। थर्मोरेगुलेटरी अडेप्टेशंस आती हैं, उसके बाद आपके मसल के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आएगा या फिर बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे। अब हम उनके मसल पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, ये अडेप्टेशंस हम पहले पढ़ चुके हैं कि हार्मोनल कौन सी है। न्यूरल जब चैप्टर स्टार्ट होगा हम तभी पढ़ेंगे। पल्मोनरी अडेप्टेशंस भी होती हैं, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस नहीं होती, लेकिन वो जो वाइटल्स वगैरह की अडेप्टेशंस होती हैं सिर्फ उनकी बात करें तो मसल के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी, क्या बात है हसन, है इधर हम फंसे पड़े एक्सरसाइज परफॉर्मेंस के ऊपर, तुम्हें क्विज की पड़ी है। बहुत दिल कर रहा है क्विज देने को, तो क्विज भी रख लेते हैं। जब क्विज आएगा तब मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगी, पहले वीक की इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है, लेकिन जब आएगा तभी इन्फॉर्म करेंगे। अभी हम लेक्चर पढ़ लें, क्योंकि दरमियान में फिर हम कहीं और निकल जाते हैं, फिर दोबारा से पीछे से रिवाइज करना पड़ता है हमें। हम पढ़े हैं जी एंड्योरेंस ट्रेनिंग की वजह से एक्सरसाइज परफॉर्मेंसेस होती हैं, उसकी वजह से आपके मसल के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आते हैं और बायोकेमिकल चेंजेस भी आती हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आती हैं? आपके माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी बढ़ जाता है और आपकी कैपिलरी की डेंसिटी भी बढ़ जाती है, ये बात हमने पहले देखी है, ठीक है। अब जब आपकी कैपिलरी डेंसिटी बढ़ी, आपके माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी बढ़ा, उसके अलावा एक और चेंज आती है, LDH के अंदर चेंज आ जाता है।
अब अंदाजा लगाएं आप लोग कि व्हाट इज दिस LDH, क्या चीज होगी ये आपके ख्याल में? व्हाट वुड बी द LDH? मैम आप बता दें। मैं बता दूं? तुक्का तो लगाओ, कोई हो सकता है किसी का सही निकला है। मैम लो डेंसिटी कुछ था। लो डेंसिटी ये पिछले सेक्शन में भी सबने यही लो डेंसिटी। आगे एच से भी बनाओ फिर कुछ। मैम कोई इसलिए हार्मोन हम होगा या तुक्के नहीं मारते। हीमोग्लोबिन? लो डेंसिटी हीमोग्लोबिन, क्या बात है, क्या बात है। कुछ भी मैम बना, लो डेंसिटी मतलब कि कुछ भी चलेगा। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रेट। नहीं मैम यस हाँ, यस, ये मैम लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, क्या चीज होती है ये? एंजाइम मैम होता है ये कोई फिर मैम। हमाद ही बताएगा आपको। एंजाइम होता है, बिल्कुल। हमारे के अलावा भी है हमारी क्लास में स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं है, सबके दिमाग चलते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होती है, क्या करती है ये बताओ? मैम लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करती है। हाँ, कौन सी एरोबिक खुद ही बता दिया मैंने, एरोबिक सिस्टम में पार्ट लेता है, राइट? आपके एरोबिक एनर्जी सिस्टम के अंदर काम करती है ये, ठीक है ना? तो उसके अंदर भी चेंजेस आती हैं। ये 3 चेंजेस हो गई। उसके बाद आपने ये देखना है कि अब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ा है। हमने ये बात की ना कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाते हैं। तो अगर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ एंजाइम्स होती हैं, उनको कहते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। क्या करती हैं ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स? किस एनर्जी सिस्टम में पार्ट लेती हैं? मैम रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्ट लेती है। यस, एरोबिक एनर्जी सिस्टम के अंदर एटीपी प्रोडक्शन में, ठीक है? तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से साइकिल्स चल रहे होते हैं? क्रेब्स साइकिल होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होती है। ये सारी चीजें एक्सेलरेट हो जाती हैं, मतलब कि इनके जरिए एटीपी प्रोडक्शन इजी हो जाती है। और उसके अलावा NADH शटलिंग सिस्टम के अंदर ये बढ़ जाता है, मतलब कि NADH ने अगर साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक मूव करके जाना होता है तो उन चेंजेस की वजह से इसकी जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाती है। ये बहुत जल्दी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और वहां पर जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्ट लेता है। और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्ट लेगा उतना जल्दी आपके पास ऑक्सीडेशन होगी और आपकी एरोबिक ऑक्सीडेशन उतनी ज्यादा प्रॉपर होगी, मतलब कि एटीपी प्रोडक्शन एरोबिक साइकिल के थ्रू फास्ट हो जाएगी। ये बात कह रहे हैं। उसके बाद एक छोटा सा टेबल है, इसमें हमने देखना है कि जी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी है। अब आप मुझे बताएंगे ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या चीज होती है? मैम ये क्रब साइकिल में काम करता है, सक्सिनेट को कन्वर्ट करता है मेरे ख्याल से उस साइकिल में। बिल्कुल बिल्कुल, एरोबिक ऑक्सीडेशन हो गई। जी ठीक है, हमारे पास 4 कंडीशंस हैं या 4 पॉपुलेशंस हैं डिपेंडिंग ऑन दी फिटनेस लेवल। कौन कौन सी? ये 4। मैम एक तो है डी ट्रेनिंग वाला, एक ठीक है, सिंपल लाइफस्टाइल वाला। अच्छा पहले इसको रीड करो। ये 4 है, फिर बताते हैं इनमें से सिंपल लाइफस्टाइल वाला कौन सा है। डी कंडीशन सबसे पहले, कंडीशन, फिर सेडेंटरी, उसके बाद कंडीशनिंग और उसके बाद एथलीट्स। अब एथलीट्स वो हैं जो कि ट्रेनिंग करते रहते हैं और रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, वो डे ट्रेनिंग की तरफ नहीं आते। कंडीशनिंग वो लोग हैं जो कि एक्सरसाइज करते हैं, पार्ट लेते हैं, लेकिन एथलीट के लेवल तक नहीं जाते। मतलब कि इनमें और एथलीट में थोड़ा सा ड्यूरेशन का फर्क होगा। एथलीट ज्यादा देर के लिए ट्रेनिंग करते हैं, कंडीशनिंग है जिन्होंने थोड़े टाइम के लिए की। सीडेंटरी वो लोग हैं जिन्होंने सिरे से कभी एक्सरसाइज नहीं की, उनका लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल सीडेंटरी है, मूवमेंट वगैरह नहीं है। और डी कंडीशन इंडिविजुअल्स वो होते हैं जिन्होंने पहले कंडीशनिंग की और उस कंडीशनिंग को डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब कि पहले एक्सरसाइज करते थे अब वो नहीं करते, अब वो डी कंडीशनड हो गए, राइट? इन सारी पॉपुलेशंस के अंदर VO2 मैक्सिमम की वैल्यूज आपको नजर आ रही है। मुझे बताएंगे VO2 मैक्सिमम इन सब में से किसका सबसे ज्यादा है? मैम एथलीट्स का। एथलीट्स का। उसके बाद फिर मैम कंडीशनिंग वालों का। कंडीशनिंग का, बिल्कुल। अब आगे टाइप ऑफ मसल फाइबर्स हैं हमारे पास। 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं ना, टाइप 1 मसल फाइबर्स, टाइप 2A मसल फाइबर्स एंड टाइप 2X या फिर 2B। इसको 2X कह ले या 2B लिख लें, एक ही बात होती है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से लिखना। इसके अंदर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो चीज है उसका कंटेंट लिखा हुआ है। एथलीट में टाइप 1 को सिर्फ अगर आप फोकस करें
मुझे बताएंगे टाइप 1 मसल फाइबर्स में किस पॉपुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है? एथलीट्स के अंदर, एथलीट्स में, एथलीट्स में। उसके बाद उसके बाद कंडीशनिंग, उसके बाद कंडीशनिंग में। एथलीट्स में और कंडीशनिंग में कितना डिफरेंस है? ऑलमोस्ट डबल है मैम। ऑलमोस्ट डबल। यही पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं कि अब मुझे बताएं कंडीशनिंग में और एथलीट्स में सबसे इनके ज्यादा ड्यूरेशन की ट्रेनिंग किसने की होगी? कंडीशनिंग वालों ने या एथलीट्स वालों ने? एथलीट्स वालों ने। एथलीट वालों ने। पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करने का क्या डिस्कस कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा देर के लिए आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग में एंगेज रखते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ये वाली एंजाइम्स या ये वाले फैक्टर्स जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं या एरोबिकली एटीपी प्रोड्यूस कराते हैं, वो चीजें ज्यादा हो जाती हैं आपके मसल्स के अंदर, वो अडेप्टेशंस ज्यादा आ जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब आगे बात आते हैं कि जी ट्रेनिंग या डी ट्रेनिंग की वजह से आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो हम देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाता है, और अगर हम डी ट्रेनिंग करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिक्रीज हो जाता है। ये कितना बढ़ जाता है और कितना डिक्रीज हो जाता है या कितनी देर के बाद होता है, उसके लिए हम ये ग्राफ डिस्कस करते हैं। मैं थ्योरी नहीं पीछे रीड कर रही, हम इस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर आप देखो वीक्स ऑफ ट्रेनिंग और डी ट्रेनिंग है नीचे, और साइड पे क्या चीज है? माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट। मतलब कि अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ता जा रहा है, अगर हम राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज बढ़ते जा रहे हैं। वो नंबर ऑफ डेज ट्रेनिंग के भी हो सकते हैं और वो नंबर ऑफ डेज डी ट्रेनिंग के भी हो सकते हैं। स्टार्ट हम करते हैं इस लेवल से। कौन है ये? अनट्रेन्ड है, मतलब कि ये वो इंसान है जिसने अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल इतना है, यहाँ 0 से काउंट करो कितना माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल बनता है। 1 2 3 4 5। इन लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया की वैल्यू कितनी है जो कि अनट्रेन्ड है? 5। ठीक है, अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट कितना है? 5। अब यहाँ से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या होता जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो रहा है। कहाँ तक इंक्रीज? लेट्स से हम 5 वीक्स तक बात करते हैं, 0 to 5 वीक्स। अगर आप यहाँ से ऊपर कैलकुलेट करें इस लेवल तक, यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट कैलकुलेट करें कितना है? अब वैल्यू कितनी होगी माइटोकॉन्ड्रिया? अब 10 हो गई मैम। अब 10 हो गई। हम ये कह सकते हैं कि 5 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग में माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट डबल हो गया। बिल्कुल, यस मैम। ठीक है, क्योंकि जिसने ट्रेनिंग नहीं की थी उसका 5 था, जिसने 5 हफ्ते ट्रेनिंग की अब उसका माइटोकॉन्ड्रिया कितना हो गया? 10 हो गया। मतलब कि 5 हफ्ते के अंदर अगर आप 5 हफ्ते लगातार ट्रेनिंग करते हैं तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का जो कंटेंट है वो डबल हो जाएगा, राइट। इस पॉइंट के ऊपर आके 5th वीक के ऊपर आके अगर आप 1 हफ्ते के लिए डी ट्रेन कर ले, मतलब कि आप ट्रेनिंग छोड़ दें, 5 हफ्ते आपने ट्रेनिंग की, अब आपने कहा चलो मैं आप ट्रेनिंग नहीं करता, 1 हफ्ता में कुछ नहीं करूंगा, तो ये 6 वीक ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कि 5 से लेकर 6 की, अब क्या हुआ माइटोकॉन्ड्रिया को? दोबारा वहीं पे आ गया जहाँ था। कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो गया है? इसको अगर यहाँ कैलकुलेट करें इतना हो गया जितना उसमें जहाँ था वहीं पे आगे दोबारा आ गया। किया था। नहीं, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं 7.5 तक, तकरीबन 7 और 8 के दरमियान है। 7-8 के दरमियान, तो हम 7.5 कह सकते हैं इसको, ठीक है। यस मैम। तो आपने, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 5 हफ्ते लगा के जितना माइटोकॉन्ड्रिया आपने लिया था वो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के साथ आधा हो गया। ये वैल्यू यहाँ पे फॉल करती है ना, अगर यहाँ से यहाँ तक 5 था तो यहाँ तक कितना बन जाएगा? 2.5 तक आएगा। तो 5 हफ्ते लगा के जो आपने 10 तक लेके गए थे वो 1 हफ्ते की डी ट्रेनिंग के साथ 7.5 पे आ गया। अब अगर इस लेवल के ऊपर आप स्टॉप नहीं करते और आप डी ट्रेनिंग करते जाएं तो अब क्या होगा? फाइनली बाय द एंड ऑफ 10th वीक अब आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ चला जाएगा? बिल्कुल 0 लेवल के ऊपर। मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर आपने चाहे ट्रेनिंग की हो या ना की हो, आप बराबर है। मतलब कि आपने जो 5 हफ्ते की ट्रेनिंग की थी वो जाया हो गई ना, बिल्कुल 0 लेवल पे आ गए। अब अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको नए सिरे से दोबारा काम करना पड़ेगा और बिल्कुल नए सिरे से 5 हफ्ते की लगा के माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा डबल होगा। आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा कि आपने पिछले 1 महीना छोड़ के पीछे या 2-3 महीने छोड़ के आपने पीछे कभी ट्रेनिंग की थी, आपने जिम छोड़ दिया, आपका इफेक्ट सारा खत्म हो गया। अगर इस पॉइंट पे 1 हफ्ता आपने डीप ट्रेन किया
आपको पता लग गया नहीं आपकी कैपेसिटी कम होती जा रही है, स्टेमिना कम हो गया 1 हफ्ते में, आपने सोचा चलो दोबारा से जिम स्टार्ट करता हूँ, रीट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। अब आपको इस लेवल पे पहुंचने के लिए, ये लेवल कितना था, डबल टाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इस लेवल तक पहुंचने के लिए कितने हफ्ते रिक्वायर्ड है, इसको काउंट करें यहाँ से कितने बनते हैं आगे, 6 से 4 वीक्स। 4 वीक्स मतलब कि अगर आपने 5 हफ्ते लगा के माइटोकॉन्ड्रिया डबल किया था, 1 हफ्ते के लिए डीट्रेन किया, फिर दोबारा 4 हफ्ते लगा के माइटोकॉन्ड्रिया डबल किया, तो टोटल वीक्स ऑफ ट्रेनिंग कितने बने आपके? 4 ये हो गए और 10 हो गए, 14 हो गए मैम। यहाँ तक तो 5 थे ना? अच्छा 5 से यहाँ से 9 वीक्स 5 हो और गए 4 मैम। कितने हो गए? 9 वीक्स। 9 हो गए। मतलब कि जो काम आप 5 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग में हासिल कर सकते थे, वो सिर्फ 1 हफ्ते का गैप लेने की वजह से वो काम आपको 9 हफ्तों में करना पड़ा। एफिशिएंसी किसकी बेहतर थी, 5 हफ्ते काम करने वाले की या 9 हफ्ते काम करने वाले की? आउटपुट तो दोनों की सेम रही ना? आउटपुट सेम है मैम, 5 लेकिन weeks. 5 वीक्स वाला ज्यादा एफिशिएंट था। हाँ, 5 वीक्स वाले को फायदा हो गया, उसका कम टाइम लगा और उसका इफेक्ट ज्यादा था, जबकि जो 9 वीक्स वाला था उसको ज्यादा टाइम लगा सेम इफेक्ट हासिल करने में। उसको क्यों ज्यादा टाइम लगा सेम इफेक्ट हासिल करने में? उसने ऐसा क्या किया था दरमियान? वही बात आ गई ना, मसल एट्रोफी वगैरह सारे। हाँ, उसने दरमियान में डी ट्रेनिंग की थी 1 हफ्ते के लिए। बात वही आगे सारी घुमा के, ये ट्रेनिंग करेंगे तो फायदा होगा, डी ट्रेनिंग करेंगे तो सारे फायदे वापस रिवर्स की तरफ चले जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का ग्राफ क्लियर है? अगर किसी को नहीं क्लियर तो मुझे बता दो, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलो, आगे पढ़ा स्टार्ट करते। नहीं समझ आया तो अल्लाह मालिक है, और कुछ नहीं कर सकते। Role of exercise intensity and duration on the citrate synthase. What is citrate synthase? मैम ये एंजाइम है जो क्रब साइकिल में स्टार्ट यूज होता है। बिल्कुल क्रब साइकिल में यूज होती है? होती होगी, मेरी तो बायोकेमिस्ट्री बहुत वीक है तो मुझे तो नहीं पता। मुझे इतना पता है कि ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म्स के अंदर यूज होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, एक्सरसाइज ड्यूरेशन का और इंटेंसिटी का इसके ऊपर क्या इफेक्ट है, उसके लिए हम दोबारा एक ग्राफ चेक करते हैं। थ्योरी जो मैंने पीछे स्किप की है ना, वो यही ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है। इसके अंदर 2 टाइप के फाइबर्स नजर आ रहे हैं आपको। ऊपर वाले फाइबर्स कौन से हैं? टाइप 2A फाइबर्स और नीचे टाइप 2B फाइबर्स। नीचे टाइप 2B फाइबर्स। ठीक है, इनमें से बताएं मुझे फास्ट ट्विच कौन से हैं? टाइप 2B। टाइप 2B। और इंटरमीडिएट कौन से हैं? टाइप 2A फाइबर्स। 2A। ठीक है, अब इस ग्राफ में 3 वैल्यूज दिखाई है ना आपको, एक रेड है, एक ब्लू है और एक ब्राउन है, येलो। 3 डिफरेंट इंटेंसिटीज पे। जी, मुझे बताएं सिट्रेट सिंथेज की एक्टिविटी क्या तीनों डिफरेंट इंटेंसिटीज में डिफरेंट है? आई थिंक डिफरेंट ही है मैम। कितनी डिफरेंस है? क्या बहुत डिफरेंस है तीनों के दरमियान में? खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है बस। 10 हाँ, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है, ऐसे कह लें। मतलब कि डिफरेंसेस आ रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बहुत स्लाइट है। मतलब इसके अंदर ऑलरेडी सिट्रेट सिंथेस होगा, वो काम कर रहा है इसलिए। ये तो इंटेंसिटी की बात हो गई। अगर हम ड्यूरेशन को देखें यहाँ पे 90 तक, 90 पे देखें कौन सा सबसे ज्यादा है? क्या इन तीनों के अंदर ड्यूरेशन की वजह से कोई डिफरेंस आ रहा है ज्यादा? यस मैम आ रहा है। क्या बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है? नहीं इतना खास भी नहीं है, लेकिन माइनर से डिफरेंस है सर। माइनर डिफरेंस है। बात हम ये कर रहे हैं कि टाइप 2A फाइबर्स में, जो कि इंटरमीडिएट फाइबर्स हैं, इनके अंदर एंड्योरेंस ट्रेनिंग की वजह से, चाहे आप इंटेंसिटी चेंज कर लें, 10-10 की इंटेंसिटी चेंज कर लें, या फिर आप ड्यूरेशन 30-30 का बढ़ा दें, तीनों के अंदर सिट्रेट सिंथेज की एक्टिविटी ऑलमोस्ट एवरेज उसका जो है वो बराबर रहेगा, उसके अंदर कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आएंगी। लेकिन यही चेंज अगर आप सिट्रेट सिंथेज एक्टिविटी का टाइप 2X फाइबर्स में या 2B फाइबर्स जो कि फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं, इसके अंदर देखें तो मुझे बताएं सबसे ज्यादा सिट्रेट सिंथेज एक्टिविटी किस इंटेंसिटी में, किस कलर की इंटेंसिटी में? ये येलो से ब्राउन वाली थी। ब्राउन वाली, ब्राउन वाली इंटेंसिटी कौन सी थी? 75%। सबसे ज्यादा 75 वाली मैम। जी मैम।
मतलब कि इन फाइबर्स के अंदर, फास्ट ट्विच फाइबर्स में ज्यादा इंटेंसिटी की अगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं तो आपके अंदर सिट्रेट सिंथेज की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। यही मतलब हुआ इसका। जी बिल्कुल। ठीक है, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें 90 के ऊपर, मुझे बताएं अब 90 के लेवल के ऊपर, 90 सेकंड्स या 90 मिनट्स या 90 वीक्स जो भी वो बता रहे हैं, इसके ऊपर सबसे ज्यादा सिट्रेट सिंथेज की एक्टिविटी किसके अंदर है, किस कलर में? मैम ये येलो या ब्राउन वाले पे जो है दोबारा उसके अंदर है, मतलब मैम कि 75% वाले में। बिल्कुल। हम 75% बात इसको बिल्कुल हम इसको कंक्लूड ऐसे करते हैं कि सिट्रेट सिंथेज की एक्टिविटी फास्ट ट्विच फाइबर्स के अंदर, अगर आप फास्ट ट्विच फाइबर्स को एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवाते हैं तो वहां पे सिट्रेट सिंथेज की एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट फाइबर्स के अंदर एंड्योरेंस ट्रेनिंग कराते हैं तो सिट्रेट सिंथेज की एक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। आंसर दे दे मुझे, कोई रीजन बताए इसका क्यों, क्या रीजन होगा? मैम उसकी वजह ये होगी कि जो टाइप 2A फाइबर्स है ना वो पहले ही डेवलप थे एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए, बिल्कुल। लेकिन ये और डेवलप हुए थे फास्ट ट्विच फाइबर्स, इन पे ज्यादा हाँ, इफेक्ट होगा, उस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा इसका, इस वजह से। उसमें ज्यादा इफेक्ट क्यों होगा? 2B फाइबर्स में क्यों ज्यादा होगा? मैम क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया लेवल बहुत कम था पहले भी, तो इस एक्सरसाइज की वजह से बहुत ज्यादा हो जाएगा वो। बिल्कुल प्रिसाइसली यही बात कर रहे हैं कि जो ज्यादा फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं उनके अंदर कन्वर्जन ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तो ये सिस्टम था ही नहीं पहले, इस वजह से। जिसके अंदर ऑलरेडी था उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वो चेंजेस आपको इतने सिग्निफिकेंट नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर ऑलरेडी वो चीज थी, बिल्कुल नए सिरे से वहां पे नहीं आई। नए सिरे से अगर किसी में आई है या ज्यादा चेंजेस अगर आए हैं तो वो आपके फास्ट ट्विच फाइबर्स। ठीक है, इस वजह से सिट्रेट सिंथेज की एक्टिविटी बढ़ेगी और इसके अंदर एरोबिक कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे सिट्रेट सिंथेज की एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे एरोबिक कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और माइटोकॉन्ड्रिया का काम बढ़ता जाएगा। अब हम आगे आते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर कि जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एटीपी कैसे बनती है। आप मतलब एटीपी ब्रेक होती है एडीपी के अंदर और फॉस्फेट के अंदर, ऐसा ही होता है, एनर्जी सिस्टम ऐसे चलता है। जी वो एडीपी आपके साइटोप्लाज्म में एडीपी जितना ज्यादा होता जाता है वो स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करता है कि अब और एटीपी चाहिए, क्योंकि एटीपी तो खत्म होती जा रही है। एटीपी कैसे प्रोड्यूस होती है उसके बाद? फॉस्फोक्रिएटिन के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू और माइटोकॉन्ड्रिया के फॉस्फोरिलेशन के थ्रू। ठीक है, फॉस्फोक्रिएटिन के एंड पे क्या बनता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है हमारे पास। अब हमारे पास हमने कहा है कि जी ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं, ये विदाउट ट्रेनिंग मैकेनिज्म था, मतलब कि ये रेस्टिंग स्टेट पे होता है काम। अगर आपने किसी इंडिविजुअल के अंदर ट्रेनिंग करवाई है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग कराई है कुछ अर्सा, या एथलीट्स हैं या जो कंडीशन लोग हैं लोगों के अंदर, वहां पे क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाता है। ये हमने बात की कि ट्रेनिंग के बाद माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ता है। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ेगा तो अब क्या होगा? कम एटीपी के ऊपर भी आपकी एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगी। कैसे? ऑक्सीजन के थ्रू। उसका रीजन क्या है? यहाँ ये देखते हैं इस डायग्राम में दो कंडीशंस बताई हैं हमको, मसल सेल बिफोर ट्रेनिंग एंड मसल सेल आफ्टर ट्रेनिंग। ये बिफोर ट्रेनिंग है, मतलब कि ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग उसने नहीं की हुई, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया लेट से एक है, और नीचे वो है मसल सेल जिसके अंदर ट्रेनिंग के बाद माइटोकॉन्ड्रिया को क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया नंबर इंक्रीज हो गया, डबल हो गया। पहले अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया सारा लोड लेता था और 100 एडीपीज के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करके VO2 इतना प्रोड्यूस करता था या इतना कंज्यूम करता था, तो अब ये लोड दो माइटोकॉन्ड्रियाज हो गए ना, ये लोड दो माइटोकॉन्ड्रियाज में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि हर माइटोकॉन्ड्रिया 50 एडीपीज के अगेंस्ट काम करेगा और आपके VO2 जो है वो कंज्यूम करेगा। ऑल्दो आउटपुट सेम रहेगी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होने की वजह से हमें क्या फायदा हुआ? एनर्जी सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट हो गया, अब जल्दी काम हो जाएगा। पहले 100 तक इंक्रीज करना था तो माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना था, अब वो 50 एडीपी के ऊपर भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्ड करेगा और आपकी एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। इन अदर वर्ड्स आपका जो मैकेनिज्म है, ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म है, वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन इजी हो जाएगी और आपकी बॉडी के जो एनर्जी स्टोर्स हैं जो कि पहले ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू निकलने थे और काम होना था, वो सारे आपके पास पड़े रहेंगे, अब उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होगी और उसके थ्रू एनर्जी मिलेगी और जल्दी मिलेगी। इसीलिए इस ग्राफ के अंदर
दो लाइंस हैं आपको नजर आ रही हैं, एक ब्लू कलर की है और एक रेड से कलर की है। रेड क्या इंडिकेट कर रही है? बिफोर ट्रेनिंग, और ब्लू वाली इंडिकेट कर रही है आफ्टर ट्रेनिंग। आफ्टर ट्रेनिंग जो जल्दी राइज कर रहा है और बिफोर ट्रेनिंग वो थोड़ा देर से राइज करता है। ये क्या चीज है? बेसिकली ऑक्सीजन अपटेक का बताया। मुझे बताएं आप लोग, ऑक्सीजन अपटेक किस में ज्यादा जल्दी हो रही है? उन लोगों में जो ट्रेनिंग करते हैं या उन लोगों में जो ट्रेनिंग नहीं करते? जो ट्रेनिंग करते हैं ट्रेनिंग करते हैं। जो ट्रेनिंग करते हैं उनमें ऑक्सीजन अपटेक इजी है ट्रेनिंग और करते हैं। जल्दी है, जल्दी राइज कर रही है और जल्दी स्टेट तक पहुंच जाएगी। मतलब कि वही बात जो हमने अभी पहले की है कि आपका एनर्जी सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और आपकी ऑक्सीजन यूटिलाइज होके ज्यादा जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकेगी। ठीक है, ये आप लोगों का टोटल लेक्चर था। अब अगर आप कोई क्वेश्चनिंग है तो आप लोग करें, नहीं तो फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ लेक्चर।